Okay. So yesterday we have seen about dependency injection by using property injection or Satter method, right? And we try to inject every type of every type of data, whether it could be primitive, reference type or collection, right? Okay. अभी जो डाटा हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं सेटर का यूज कर रहे हैं, तो इसमें और भी कुछ चीजें होती है। क्योंकि ये स्प्रिंग है इसलिए मैं थोड़ा सा हर चीज डिस्कस करना चाहूँगा, अदरवाइज सेटर के थ्रू इंजेक्ट कैसे करते हैं तो वो हमने देख लिया था। इस टॉपिक को खत्म किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, लेकिन मैं खत्म नहीं करूँगा इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना मतलब एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ चीजें करें कि ऐसा दिमाग में न रहे कुछ छूट गया है कि कैसे कैसे तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वो सब चीजें भी हम लोग देखेंगे, चाहे हमको 2 प्रोग्राम ज्यादा बनाने पड़ जाए। तो अभी जैसे सेटर मेथड का ही इंजेक्शन में एक होता है पी स्कीमा, इसका यूज करके हम लोग और आसान कर सकते हैं चीजों को। और जैसे इसको पी फॉर प्रॉपर्टी, क्योंकि सेटर को प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, वैसे एक सी स्कीमा भी होता है। जब हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करेंगे तो उस समय उसका एडवांस पार्ट सी स्कीमा भी हो जाता है। एक जैसे ही काम है, तो ये तो खैर बात का मैटर हो गया, ये किया जा सकता है। और जैसे हमने अभी कलेक्शन इंसर्ट किया था, इंजेक्ट किया था, तो क्या किया था हमने, एक बीम बनाया था, ऑफकोर्स इसकी क्लास और आईडी वगैरह दे दिया था हमने, है ना। और इसमें हमने जो प्रॉपर्टी टैग के अंदर प्रॉपर्टी में हमने नेम दे दिया था, और नेम में लिस्ट का नाम दे दिया था, से लिस्ट का नाम दे दिया था। और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी टैग हमारा यहाँ पे खत्म होता है, और यहाँ पे हमने लिस्ट स्टार्ट की थी और लिस्ट खत्म की, और यहाँ हमने भी उसकी वैल्यूज दी थी, राइट। वैल्यू या वैल्यूज था, वैल्यू था सिंगल था, वैल्यू था, और वैल्यू खत्म किया था, और यहाँ पे उसको भी ऐसे हमने 2-4 वैल्यू दे दी, ऐसे कुछ काम किया था। तो ये जो लिस्ट बनी है ना, ये जो लिस्ट बनी है एक सिंगल प्रॉपर्टी के रूप में बनी है यहाँ पे, क्योंकि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी क्लास। उसको हमने इसके अंदर दे दिया था, जिस क्लास है तो क्लास यहाँ पे आई होगी आपकी उस क्लास के अंदर, है ना, ऐसे किया। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये अगर क्लास के अंदर कुछ है तो मतलब ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर बीन के लिए लोकल हो गया, ठीक है। अगर इसी लिस्ट की जरूरत मुझे कहीं और दूसरी बीन बनी हुई है इसके अंदर भी चाहिए, फॉर एग्जांपल, है ना, यहां भी चाहिए, तो वी कैन नॉट एक्सेस दैट लिस्ट बिकॉज इट इज लोकल ऑफ दिस बीन। जैसे लोकल वेरिएबल होता है ना, मेथड के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। अगर दूसरी मेथड को चाहिए तो उसको फिर से अपने इसमें लोकल वेरिएबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो इसका सोल्यूशन है कि इस लिस्ट को हम लोग ग्लोबल कर सकते हैं। वंस वी क्रिएट दिस लिस्ट ग्लोबली, तो फिर इसको ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, ये कोई और भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो एक नया चीज हम लोग देखेंगे, ग्लोबल लिस्ट बनाना है, ग्लोबल कलेक्शन क्रिएट करना। नॉट ओनली लिस्ट, इट मे बी एनी कलेक्शन लाइक मैप, सेट, जो भी होता है प्रॉपर्टी, चारों चीजें हम ग्लोबली भी बना सकते हैं। तो पहले इनको देख लेते हैं और उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करने वाले समझ में आ गया?
कैसे करेंगे ये देखते हैं। सो क्या करूँ, इसी प्रोग्राम में करूँ या अलग प्रोग्राम बनाऊँ? चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बना देते हैं। न्यू जावा क्लास, सेम मैं पैकेज में यही रखता हूँ। स्टूडेंट यूज़ किया तो स्टूडेंट ही यूज़ कर लेते हैं। ये भी चेंज कर लेते हैं, पर्सन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ कोर के अंदर, ग्लोबल कलेक्शन, ग्लोबल कलेक्ट नाम से एक पैकेज बना देते हैं। इसमें पर्सन बना देते हैं, ठीक है। और इसमें इसका पर्सन की एप्लीकेशन बना देते हैं। इसमें मेन मेथड रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके पहले बेटा मैं जो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी ये यहाँ बनाया था, है ना। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको मैं इसके अंदर, मतलब इसको डिफ़ॉल्ट पैकेज में बनाया था, अब मैं इसको बाकायदा पैकेज के अंदर ही रख देता हूँ। तो हम लोग साथों साथ चीज़ें सीखते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ। ग्लोबल के लिए GLOB लगा देते, ग्लोब कन्फिग, ओके, राइट। सो व्हाट, ये पुराने वाले अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो प्राइवेट इंट पर्सन आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग पर्सन नेम, प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पर्सन फ्रेंड्स, FRIENDS, ठीक है। सभी की सेटर ले लेते हैं, इंसर्ट कोड। चलो मैं अभी गेटर सेट इंसर्ट गेटर सेटर ले लेता हूँ। वैसे सेटर की ज़रूरत थी तो देखा आपने कल, गेटर की ऐसे ज़रूरत होती नहीं, लेकिन आज मैं कुछ दिखाऊंगा तो शायद पड़ सकती है। एक टू स्ट्रिंग मेथड ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि कलेक्शन कैसे बनाया जाता है, ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है।
और मैंने आप लोगों को बोला भी था थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है ना। तो अब उसी के बेस पे अब मैं फिर से मैप, फिर से सेट, ऐसा सभी कुछ नहीं बनाऊंगा, एक बताऊंगा, बाकी आप उसको दूसरे पे वैसे ही काम करेगा वो, तो वो आप लोग प्रैक्टिस में कर सकते हैं। ओके, दिस इज आवर ड्राइवर क्लास। तो यहाँ पे आपको पता है हमारी मेन मेथड रहती है और एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और यहाँ पे आपका XML देना है। अब ध्यान दो बेटा, एक नई चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, चूंकि ये XML जो फाइल है, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ दिस पैकेज, है ना, जबकि पहला वाला तो डिफ़ॉल्ट पैकेज में था। तो आपने देखा कि जो हमने इसकी ड्राइवर क्लास बनाई थी उसमें सीधे उसका नाम लिख दिए थे हमने, है ना, लेकिन अभी नाम लिख के काम नहीं चलेगा। ये जो ग्लोब कन्फिग है, अगर आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे सिंपल ग्लोब कन्फिग .xml लिख दूंगा तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, आएगी। तो क्या होता है, यहाँ पे हमको कंप्लीटली फुल्ली क्वालिफाइड पाथ देना होता है यहाँ पे, है ना। तो पाथ, क्योंकि अब ये पर्टिकुलर इसको अब नहीं पता चलेगा ना सिस्टम को कि ये रखा किधर है। अभी हमने पैकेज में रख दिया, पहले डिफॉल्ट में था तो वो बाय डिफॉल्ट इस नाम से डिफॉल्ट पैकेज में ढूंढ लेता है, लेकिन अभी दिक्कत आ जाएगी। तो दिक्कत आ जाएगी इस चक्कर में, क्या होता है ना कि हमको इसको फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना होता है कि ये रखा कहाँ पे, यहाँ पे रखा है इस पैकेज में। यू सिंपली कॉपी एंड पेस्ट। और दूसरा, एज आई टोल्ड यू कि नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ पाथ, है ना। तो ये क्या है, ये फुल्ली क्वालिफाइड पैकेज नेम है, इट इज नॉट पाथ। पाथ मतलब जो यूआरएल पे जैसा जिस स्टाइल में दिखता है ना, उस स्टाइल में लिखा जाता है। तो ये सिर्फ आपको करना क्या है, ये डॉट हटा देना और स्लैश ये लगा देना, स्लैश लगा देना जहां जहां डॉट है वहां पे, तो ये पाथ बन जाएगा। तो समझ में आया, डॉट नहीं चलेगा, बिकॉज डॉट क्या बता रहा है कि वो फुल्ली क्वालिफाइड नेम है, बट वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट, वी आर प्रोवाइडिंग पाथ ओवर हियर, है ना। तो पाथ है इसलिए आपको मतलब स्लैश लगाना होता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। अब ये जाके रिकॉग्नाइज करेगा, तो इसका मतलब है कि आप जितने भी पैकेजेस बनाओगे यहाँ पे उसमें अपनी खुद की XML रख सकते हो, प्रोवाइडेड आपको उसको इस स्टाइल में नाम देना पड़ेगा, है ना। और इसको आप लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस ये करके देख लेना कि अगर मैं पहले जैसा, जैसे आपको मैं यहाँ दिखा दूँ कि ये पहले वाले में मैंने सिर्फ नाम दिया था तो काम हो गया था, क्यों, क्योंकि ये डिफॉल्ट पैकेज में था इसलिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पैकेज में है तो आपको इस तरीके से काम गया, इस तरीके से कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। और ये पाथ कुछ नहीं है बेटा, ये सिंपल आपका जो पैकेज है वही है, बस आपको डॉट की जगह स्लैश लगाते चले जाना है, ठीक है। फोन थोड़े से छोटे करूंगा तो चलेगा ना। देन ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया था ctx डॉट गेट बिन, और यहाँ पे हमको जो भी बिन अभी हमने बनाया नहीं है, बनाएंगे वो देना है। और ये हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा किसका, पर्सन का, ठीक है। लेकिन देखो जो मैंने प्रीवियस इसमें बताया था आपको, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, या तो आप ये क्लास का नाम लिख दो सेकंड पैरामीटर के रूप में, तो आप सीधा सीधा लिख सकते थे,
या अगर कभी आपको लगता है या कहीं कोड में आपको ऐसा दिखता है कि इसको आप टाइपकास्ट करके भी काम कर सकते हो, लाइक दिस। तब मैंने क्या दिया अभी यहाँ पे, यहाँ तो आईडी आ जाएगी जो उधर दूंगा मैं एक्सएमएल में, लेकिन यहाँ कॉमा देख के मैं जो क्लास का नाम लिखता था वो नहीं लिखा है मैंने, तो उसका सब्स्टिट्यूट है कि मैंने कास्ट कर लिया है। अगर आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है टाइप कास्टिंग अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे नाम देना है तो वो नाम दे देना है ना। जैसे अगर मैं टाइप कास्टिंग हटा दूँ तो ये मेरे को एरर देता है, और यहाँ पे फिर मुझे यहाँ लिखना होगा पर्सन डॉट क्लास, तो प्रॉब्लम चली जाएगी। तो आइदर ऑफ दिस टू यू कैन यूज, है ना। ओके, चलिए अभी हम लोग अपना मेन काम करते हैं। इसको हटा देता हूँ कॉन्फ़िग में। तो हमने ये प्रीवियसली ऐसा काम किया था, ठीक है। तो चलो मैं सब हटा देता हूँ। तो क्या करना है हमको, ये पर्सन की प्रॉपर्टी हमको उसमें डालनी है, और एक कलेक्शन यूज़ करना है, लेकिन इस बार मैं चाहूँगा कि वो ग्लोबल कलेक्शन हो। तो क्या करते हैं, एक बिन बना लेते हैं, बिन, you can provide class and then id, id इक्वल टू कुछ तो भी रहेगा, है ना। और बिन को आप क्लोज कर देना, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टी का नाम रहेगा और उसकी वैल्यू रहेगी, है ना। और ये सेल्फ क्लोज रहता है। हमारे पास दो प्रॉपर्टी आई थिंक, यस, और तीसरी प्रॉपर्टी लिस्ट थी। तो नेम है हमारे पास में पी आई डी और पी नेम, ठीक है। आईडी आप कुछ तो भी दे दीजिए 1212, और पर्सन का नाम दे दीजिए आप से भावेश, राइट। चलो पहले मैं ये जो ये तरीका था आपका उसी का यूज़ कर लेता हूँ कि प्रॉपर्टी नेम, तो नेम में हमारे पास में है पी फ्रेंड, FRIEND, एस भी है क्या, FRIENDS, फ्रेंड्स। तो ये है पुराना तरीका जो हमने कल देखा था, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा, क्योंकि मुझे लिस्ट देनी है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट दूंगा, और लिस्ट देने के बाद इसको क्लोज करूँगा, और यहाँ पे मैं वैल्यू देता, है ना। ये वैल्यू को क्लोज करता, और यहाँ पे मैं कुछ तो भी नाम देता दोस्तों के, से रमेश, 3-4 फ्रेंड दे देते हैं, सुरेश, महेश, गणेश, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या बचा, आईडी, आईडी पर्सन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल लेटर में पर्सन, और क्लास क्या होगी, तो मैंने पर्सन क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट डॉट पर्सन, ठीक है ना, दैट्स इट, ये आ गया। यहाँ पे हमको देना पड़ेगा पर्सन, जो इधर आईडी दे रखी है हमने, ये आईडी, ये आईडी है, तो ये आईडी हमको यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो हमको डाटा मिल जाएगा।
तो ये काम तो मैंने जो पहले किया था कल के इसमें वही काम किया है, कुछ नया नहीं किया, ये वर्क कर रहा है ना। आईडी दे दिया, नाम दे दिया और हमारी लिस्ट भी दे दिया। लेकिन एक्चुअली ये काम करना नहीं है, इसलिए तो हमने आज का काम चालू किया। ये नहीं करना है, मुझे ये लिस्ट कहीं और यूज़ करनी है ना। से कहने का मतलब है मैं 2 आईडी बना सकता हूँ, ये बना दिया है ना। यहाँ पे दे दिया मैंने से 3131 और यहाँ दे दिया लोकेश नेम। और इसके भी फ्रेंड यही है, भावेश के भी फ्रेंड सेम है, इसके भी फ्रेंड सेम है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आईडी, अब मेरे पास ये पर्सन है, इसको मैं person1 कर देता हूँ। मतलब एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट और दोनों ऑब्जेक्ट का अपना डेटा अलग अलग हो सकता है ना। तो क्लास एक के ये मेरे पास पर्सन के 2 ऑब्जेक्ट बने हैं, पर्सन और person1। person1 के पास में आईडी अलग है, नाम अलग है, लेकिन फ्रेंड सेम है। इसके पास आईडी कुछ और है, नाम कुछ और है, और लेकिन फ्रेंड्स की लिस्ट सेम है, कॉमन फ्रेंड्स है दोनों के। सो अगर मेरे को अब इसको यूज़ करना है तो मैं सिंपल यहाँ जाके person1 कर दूंगा, रेस्ट इज सेम। ये मेरे को सेकंड वाले डेटा के हिसाब से देगा। देखो 3131 लोकेश है ना। तो आप मर्जी चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, कितने भी बिन बना सकते हो एक क्लास के। गेटिंग इट? ओके। लेकिन मैं ऐसा करना, अब हो क्या रहा है, मेरे को देखो लिस्ट 2 बार मेरे को पूरी की पूरी लिस्ट रिपीट करनी पड़ी, तो मैं इसको ग्लोबल बना सकता हूँ। तो ग्लोबल बनाने के लिए लिस्ट किसका पार्ट है बेटा, यूटिल का, java.util का पार्ट है ना। अच्छा, वो भी बताने के पहले मैं एक और इसका लिमिटेशन बता देता हूँ, फिर और भी रहेगा अच्छा। कि जैसे मैं ये P से उस कौन सी लिस्ट यूज़ हो रही है, लिस्ट कितने टाइप की होती है। लिस्ट हायरार्की में एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वेक्टर है, इनफैक्ट स्टैक भी है ना। तो हमारे ऊपर, हमारे पास तो कोई ये है ही नहीं, जबकि चारों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाली लिस्ट चाहिए होगी कि मैं वेक्टर यूज़ करना चाहता हूँ, मैं लिंक लिस्ट यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं दिख रहा है वहाँ पे। मैंने सिर्फ लिखा क्या है, लिस्ट। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी लिस्ट यूज़ करता है ये हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से मैं एक मेथड इसकी है गेट फ्रेंड्स, ये हमको लिस्ट रिटर्न करेगा, डॉट गेट क्लास, इससे पूछते हैं तूने क्लास कौन सी यूज़ किया, डॉट गेट नेम, उस क्लास का नाम बता दो। ठीक है, डाटा भी मांग लेते हैं और ये उसका टाइप भी देख लेते हैं। तो वी कैन सी कि ये मुझे बता रहा है कि मैंने एरे लिस्ट यूज़ किया है। किससे पूछा भैया एरे लिस्ट यूज़ करने के लिए, किसी से नहीं, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट एरे लिस्ट यूज़ कर लिया। लेकिन अगर मेरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती कि मुझे एरे लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे लिंक लिस्ट चाहिए, देखो उसकी प्रॉपर्टी मेरे लिए मैटर कर रही है पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है कि यू नीड टू स्टिक विद दिस एरे लिस्ट। ठीक है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। क्लियर हुआ? ओके। तो इसके लिए क्या होता है ना, जो यूटिल होता है, तो यूटिल का एक स्कीमा हमको यहाँ पे पहले बात तो ऐड करना पड़ेगा, एक काम है। तो देखो बेटे कैसे करते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये वाली XML NS: इधर ध्यान से देख ले, अभी थोड़ा सा रुक के, क्योंकि ये कुछ अलग सी चीज़ बता रहा हूँ। आप दुनिया की चीज़ें इसमें ला सकते हो। ये जो 4 लाइन दिख रही है ना, 4 लाइन रहेगा नहीं, कभी कभी आपके पास 15-20 लाइन भी हो सकती है ज़रूरत पड़ी तो वो उसको करने का आसान तरीका, ये जो लाइन है ना, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं।
एक है स्कीमा लोकेशन है और एक है नेमिंग स्पेस, है ना। ये दो नेमिंग स्पेस है और ये जो दो लाइन दिख रही है ये लोकेशन के अंदर की है, स्कीमा लोकेशन। तो ना ये पहली बार तो मेरे को थोड़ा सा ये करना है, ये मैं ऐसा कर दिया, जस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज लिखा हुआ है इसमें मैं लिख दूंगा यूटिल, XMLNS:UTIL, ठीक है। और ये ना ये ऐसा नहीं रहेगा, ये वाला ज़्यादा बेटर है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये वाला, और जहाँ बीन्स लिखा है ना सिंपल वहाँ जाके आपको यूटिल कर देना, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज कि ये जो दो लाइन है, ठीक है, ये बीन्स से रिलेटेड है, देख रहे हैं, इसमें भी बीन्स लिखा है, इसमें भी बीन्स लिखा है, ये बीन्स वाली है, ये जो पहला बीन्स था उसकी है। लेकिन मुझे अब यूटिल की भी लोकेशन चाहिए, तो जस्ट डबल कोट के अंदर वाले मैटर को कॉपी कर लेना। और एक्चुअली ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है डबल कोट और यहाँ खत्म हुई है, ये एक ही रहेगी स्ट्रिंग हमेशा, तो इसके अंदर आके पेस्ट कर देना। दोबारा डबल कोट देखो बाहर गया है, उस पूरा डबल कोट कॉपी नहीं करना है। और फिर जहां जहां ये आखिरी की जो दो लाइनें हैं, जहां जहां बीन्स दिख रहा होगा वहां वहां यूटिल कर दो, ये कर दो यूटिल। फिर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है बीन्स, तो इसको कर दो यूटिल। और इसके बाद ये दिख रहा है बीन्स, इसको कर दो यूटिल। बन गया। एक रास्ता तो ये है कि आपको सब गूगल करो और बोलो कि मेरे को यूटिल का नेमिंग स्पेस दे दो, तो वो दे देगा आपको। अगर वहाँ नहीं भी जाना है तो लॉजिकली ये ऐसा रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वही चीज़ डाल रहा हूँ जिसकी मेरे को फिलहाल ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा एकदम से कर दूँ, फिर आप लोग सोचे कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत। अभी ज़रूरत हमको सिर्फ बीन्स की थी तो बीन्स का काम किए। अभी यूटिल की ज़रूरत पड़ रही है पहली बार, क्योंकि हमको लिस्ट पे काम करना है, कलेक्शन पे काम करना है, जो कि यूटिल के अंदर आता है, इसलिए हम यूटिल यूज़ कर रहे हैं। और याद रखना सिंपल है बेटा, कोर जावा में जानते हैं लिस्ट किसका पार्ट है, java.util पैकेज का, तो यूटिल की हमको चाहिए। क्या श्रेयस समझ रहे हैं ना? चीज़ों को लॉजिकली समझो, मुश्किल नहीं है, नहीं तो ऐसा याद रखना। और क्योंकि अगर ये यूटिल नहीं होता तो आपको बताता हूँ जो मैं अभी करने वाला हूँ ना, वो मेरे को फैसिलिटी ही नहीं मिलती। ये हो गया, मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ आके ग्लोबल लिस्ट बनाना है। ग्लोबल लिस्ट बनाना है मतलब कि किसी भी बिन का वो पार्ट नहीं रहना चाहिए, जैसे अभी है फिलहाल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किसी भी बिन के बाहर आके यूटिल, देखो ये जो फैसिलिटी मिल रही है ना यूटिल लिखते ही, ये बिकॉज ऑफ वो नेमिंग कन्वेंशन मिल रही है। वो नेमिंग कन्वेंशन अभी आप लोगों ने तो बनाया नहीं है, आप लोग खुद उसको लिखने के, वैसा चेंज करने के पहले यूटिल लिखने की कोशिश करना, ये आपको हेल्प नहीं मिलेगी। दिख रही है? अब मुझे क्या बनाना है, लिस्ट, तो यूटिल लिस्ट। और यहाँ पे फिर हमको बताना है लिस्ट का क्लास क्या होगा, ठीक है। यूटिल लिस्ट को क्लोज कर देना है, राइट। और इसके अंदर जाके ये वैल्यूज वैसे ही डाल देना। नाउ इट बिकम, तो अब देखो बेटा ये दोनों, यानी इस प्रॉपर्टी को मैं करता हूँ कमेंट, अभी के लिए ये प्रॉपर्टी मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब हमारे पास ये ग्लोबल लिस्ट बन चुकी है। लेकिन ये क्लास कौन सी है, तो इसको भी फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा, क्योंकि क्लास कौन सी यूज़ कर रहे हो, तो जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, तो आप बाय डिफॉल्ट ही लेता है। चलो मैं लिंक लिस्ट बोलता हूँ इसको, लिंक
भैया ये लिस्ट तो है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको लिंक लिस्ट बना दो। तो जो मेरा एक लिमिटेशन था कि उसमें मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, वो एरे लिस्ट ही लेगा। अब मेरे पास चॉइस है, इसको एरे लिस्ट बनाना है एरे लिस्ट बनाओ, लिंक लिस्ट बनाना है लिंक लिस्ट बनाओ, वेक्टर करना है वेक्टर लिखो। तो जो क्लास आप बोलोगे वो दे देगा। ठीक है, अब ये अपने आप में एक क्लास है ना। और इसके बाद यहाँ पे आप इसको एक्सेस करने के लिए एक आईडी दे दो। आईडी में मैं देता हूँ FRNDS, फ्रेंड्स, ये इसकी एक आईडी दे देता हूँ। ठीक है, अब आपने देखा है आप रेफरेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं, बस वैसा ही नाउ इट बिकम योर डिफरेंट बिन काइंड ऑफ। तो आप इसको उसी समान रेफरेंस वेरिएबल जैसा एक्सेस कर लेना। नेम तो जो है वो है जो ये था, ये हो गया। और यहाँ पे दे देना रेफरेंस, और रेफरेंस में ये वाली आईडी। जैसे रेफरेंस वेरिएबल का कर रहे थे ना कल के प्रोग्राम में, एड्रेस क्लास को कैसे रिफर कर रहे थे, वैसे अब इस लिस्ट को रिफर कर लेना है यहाँ पे, वो अपना काम कर लेगा। सेम चीज, बस ये एक लाइन कॉपी करो, इसको भी दे दो। क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है ना, इट इज कॉमन फॉर बोथ द बीन। ओके, खत्म हो गया, काम हो गया। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। चलो एक लिस्ट थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। गणेश, रमेश, सुरेश, महेश, गणेश, दिनेश। ओके, देखो ये दिनेश वाली लिस्ट आ गई है। और ये अब देखो क्या यूज़ कर रहा है, लिंक लिस्ट यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने कौन सा किया यूज़, person1 किया। अगर आप पर्सन यूज़ करोगे तो आपके पास ये जो आईडीज़ है 3131 और लोकेश, ये चेंज हो जाएगा। वन टू हो गया भावेश, और ये सेम लिस्ट लिंक लिस्ट ये यूज़ कर रहा है। मतलब दोनों जगह मेरे को अब अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो बेटा जैसे अभी आपने यहाँ देखा कि मैं जैसे ही यूटिल लिखता हूँ तो ये मैप भी आ जा रहा है, सेट भी आ जा रहा है, प्रॉपर्टीज़ भी आ जा रही है। बाकी जैसे आपने लोकल में किया था वैसा ही यहाँ पे उसके अंदर कर देना। ठीक है, मैप बोलोगे तो आपको हैश मैप चाहिए, ट्री मैप चाहिए, वो आप दे सकते हो क्लास। सेट बोलोगे तो हैश सेट चाहिए, ट्री सेट चाहिए, वो आप कर सकते हो, है ना, वो कर लेना। वैसे ही है, मतलब मेरे को अब दोबारा उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, एक रास्ता, इट्स ऑल अबाउट ग्लोबल कलेक्शन। ठीक है, मैंने लिस्ट का एग्जांपल लिया, आप जस्ट यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैं अगर इसको बोलूँ कि मुझे वेक्टर दे दे भाई, वेक्टर में काम करना है, सिंस वेक्टर इज आल्सो बिलोंग्स टू द हायरार्की ऑफ लिस्ट, तो ये वेक्टर बना देगा, एज सिंपल एज दिस। ठीक है ना, ओके ओके। अब एक होता है बेटा पी स्कीमा। पी स्कीमा जो मैंने अभी आपको बोला कि ये और थोड़ा सा एडवांस वर्जन है सेटल प्रॉपर्टी को, यानी प्रॉपर्टी इंजेक्शन को यूज करने का।
ये हमको इसलिए भी जानना होता है, अब किसी को लगता है कि इट्स ओके ना सर, कर तो लिए ना एक्सेस, ख़त्म करते, बात वहाँ नहीं होती। क्या होता है कि कुछ क्लासेस है, कुछ सिस्टम बंद हो गया। तो जो बिल्ट इन कुछ फाइल्स आएगी, कुछ मैपिंग आएगी, तो वहाँ पे उन लोगों ने पी स्कीमा यूज़ किया होगा, तो आपको पता तो होना चाहिए कि पी ये कर क्या रहे करके, है ना। तो इसलिए हम ये वाला भी तरीका देखेंगे और ये चीज़ों को आसान भी कर देता है। मैं सेम प्रोग्राम में पी स्कीमा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब पी स्कीमा यूज़ करने के लिए मुझे ये वाली जो लाइन है इसको फिर से रिप्लिका करना पड़ेगा और यहाँ पे यूटिल की जगह सिंपल मुझे पी लगा देना पड़ेगा। अच्छा, ये ध्यान देना बेटा, सिर्फ पी स्कीमा और सी स्कीमा के लिए आपको लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं होती, ओनली फॉर पी स्कीमा एंड सी स्कीमा। अदरवाइज नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी पी करना पड़ेगा क्या, तो नहीं करना पड़ता। तो पी स्कीमा और सी स्कीमा के लिए जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये इतने में काम हो जाता है, सिर्फ इसका नेमिंग स्पेस आपको देना होता है, यानी ये वाले पार्ट में चेंज रहता है। चलिए, तो अब पी स्कीमा यूज़ करते हैं। तो पी स्कीमा यूज़ करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक अलग से बीन बना देता हूँ, ये पुरानी वाली को रहने देते हैं, है ना, जो कि स्पेसिफिकली पी स्कीमा का यूज़ करके होगा। ये बीन तो हम मर्जी चाहे जितने बना सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पी स्कीम, देखो कमेंट, यहाँ पे कमेंट पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्लैश दे दो, हो जाता है कमेंट, ठीक है। अब देखेंगे कि अभी ना आपको जैसे बीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, कितने नंबर ऑफ लाइन ले ली, अब इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ये बीन सिंगल लाइन में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये जो काम है ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको %2 कर देता हूँ, सिर्फ आईडी चेंज कर दिया, पर्सन थी %1 थी, ये %2 हो गई, ठीक है। मतलब मैं इसी में एडिटिंग कर सकता था लेकिन मैं अलग से इसको बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि आप पी स्कीमा यूज़ कर रहे हैं, मतलब वी कैन यूज़ पी स्कीमा, अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पी लिख दिया है तो मेरे को कंपलसरी है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, आपकी इच्छा ऐसा करना है ऐसा कर लीजिए, बट नाउ यू हैव फैसिलिटी टू यूज पी स्कीमा आल्सो, वाई, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग दिस नेमिंग स्पेस और ये, ठीक है। यहाँ मैं सिंपल लिखूंगा पी कोलन और आपकी प्रॉपर्टी का नाम, क्या नाम है बेटा, PID, से मैं देता हूँ 4 टाइम 5, ठीक है, स्पेस, इसलिए पी स्कीमा बोलते हैं, पी कोलन पीनेट
इक्वल टू कुछ तो भी नाम दे देते हैं इसका, फिर राहुल। ग्लोबल लिस्ट का फायदा ये होता है कि देखो इस लिस्ट को मैं यहाँ पे भी उतने ही प्यार से एक्सेस कर सकता हूँ, P कोलन P फ्रेंड्स FRIENDS, यही है ना प्रॉपर्टी, हाँ P फ्रेंड्स, लेकिन नाउ इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज अ ग्लोबल लिस्ट ना, तो और ग्लोबल लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, रेफरेंस के थ्रू। तो यहाँ लिखने का तरीका है हाइफन रेफ, रेफरेंस के लिए रेफ। जो नॉर्मल प्रिमिटिव है ये तो ऐसे ही रहेगा, और जो जैसे रेफरेंस वेरिएबल कोई क्लास भी अगर हमको यहाँ पे एक्सेस करना होता तो P कोलन उसका जो नाम है वहाँ पे आपकी इसमें, जैसे मैं मान के चलो कि पर्सन है तो यहाँ पे एक एड्रेस क्लास बनाता, प्राइवेट एड्रेस, तो P कोलन एड्रेस हाइफन रेफ, और फिर जो रेफरेंस देना है उसकी आईडी वो आप दे सकते हो, रेफ इक्वल टू क्या है रेफरेंस, ये है। ठीक है, चाहे कलेक्शन हो चाहे नॉर्मल लिस्ट हो, उसको हम लोग ऐसा हाइफन रेफ लगाना पड़ता है साथ में, बस हाँ, खत्म हो गया। एक लाइन में आपने इतना सारा काम कर दिया, इतने सारा डेटा इसमें एक ही बिन में डाल दिया है, और ये बन गई आपकी person2 नाम की बिन, यानी इतना लाइन का कोड आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इट इज ए शॉर्टकट। बस यहाँ जाके मैं person2 यूज कर लेता हूँ, person2 यूज कर लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। यस, इट आल्सो वर्क। ये है P स्कीमा, P फॉर प्रॉपर्टी। दो ही टाइप के स्कीमा होते हैं, मतलब ये डाटा इंजेक्ट करने के लिए, C स्कीमा, P स्कीमा, क्योंकि दो ही स्टाइल से हम डेटा इंजेक्ट कर पाते हैं। जब हम लोग कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो उस समय C स्कीमा देख लेंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली ऐसे ही करना होता है, बस यहाँ पे P की जगह आपको C लिख देना होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। C स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टर, C का मतलब कंस्ट्रक्टर नहीं होता, P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी। क्लियर है? देखा आप लोगों ने, एक लाइन में आपका काम हो गया, एक ही लाइन में बिन बन गई। तो अभी जो ये हम जब और एडवांस लेवल पे स्प्रिंग में जाएंगे ना, तो वो खुद की बिन बनाएगा, तो वो ना ऐसी P स्कीमा वगैरह यूज कर लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है एग्जैक्टली, अदरवाइज हमको आदत इसकी रहेगी और ये लाइन देखने के बाद हमको समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या लिख दिया इसने, है ना। तो अभी क्लियर है? अगर कोई एड्रेस वगैरह होता, कोई क्लास होती, तो भी आप उसको भी बना ही देते हैं ना एक। क्लास है नहीं तो क्लास क्रिएट कर दो। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, मैं इसमें एक ही वेरिएबल रख देता हूँ, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइवेट स्ट्रिंग city, ठीक है, इसकी सेटर बना देते हैं। इसकी टू स्ट्रिंग बना देते हैं।
अब एक पी स्कीमा का ही यूज़ करके एक बिन मैं और बना लेता हूँ यहाँ पे एड्रेस के लिए। बिन क्लास नेम एड्रेस ADR लिख देते हैं और यहाँ पे देते हैं P:(city) इक्वल टू नागपुर। और इस बिन को इसके अंदर, क्योंकि इस क्लास में है ना ये एड्रेस है, तो यहाँ एक्सेस करना है तो यहाँ पे एक्सेस कर लिए हम लोग P:(, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे एड्रेस -ref इक्वल टू ADR। दैट्स इट। अब पर्सन में मैंने इसकी सेटर बना देना है बेटा, सेटर नहीं बनाया हूँ मैंने एड्रेस की। और टू स्ट्रिंग को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मतलब देखिए 2 क्लास की कोडिंग 2 लाइन में हो गई। तो ये हो गया और क्लास सिटी नागपुर आ गई। ठीक है, तो यह है पी स्कीमा। मतलब आपके कोड को कन्फाइंड कर देता है, कंसाइज कर देता है, ये इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ग्लोबल कलेक्शन का फ़ायदा ये हुआ कि हमको सीधे सीधे रेफरेंस के रूप में, अदरवाइज लिस्ट बनाने के लिए कम से कम आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ती, या ऐसी अगर लोकली मतलब बनता तो ये पी स्कीमा, हम बाकी चीज़ पी स्कीमा से सेट कर देते, फिर कलेक्शन के लिए हमको इसके अंदर बनाना पड़ता प्रॉपर्टी। लेकिन हमने क्या किया, ग्लोबल बना दिया तो इसको रिफ़र कर सकते हैं। इन दैट सेंस वी कैन एक्सेस इट इन ए सिंगल लाइन। ये एक बेनिफिट मिल जाता है ग्लोबल वेरिएबल का, ग्लोबल कलेक्शन का। ओके, चलिए अब आगे पढ़ें कुछ, बढ़ सकते हैं ना आगे, छोटी छोटी चीजें। आज हम लोग अभी देखते हैं इसको, इसको का नाम कहाँ से आ रहा है बेटा, हमने जो सर्वलेट जेएसपी
स्कोप रिजोल्यूशन पढ़ा, कितने स्कोप रिजोल्यूशन होते थे? क्या कौन कौन से? पेज, सेशन, एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट। पेज के बाद रिक्वेस्ट आना चाहिए, पेज, रिक्वेस्ट, सेशन और एप्लीकेशन, इस ऑर्डर में 4 स्कोप रिजोल्यूशन होते थे। तो वही स्कोप की बात यहाँ की होगी। तो अगर आप स्कोप देखेंगे तो स्कोप इसके पास में ऑफकोर्स एक स्कोप अभी जो हमको यूज होने वाला है वो तो है सिंगलटन, और दूसरा होता है प्रोटोटाइप, तीसरा होता है सेशन, और ये होते हैं इसका स्कोप मैं बताता हूँ क्या। तो ये जो बाकी के हैं ये तो एमवीसीज में यानी वेब में काम आते हैं, है ना। अभी हम लोग क्योंकि वेब पे काम नहीं कर रहे तो सेशन थोड़ी मैनेज करेंगे ना, अभी सेशन तो वेब एप्लीकेशन में होता है। तो अभी हमारे काम की ये दो है, सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप। सिंगलटन और प्रोटोटाइप होता क्या है? तो ये रिजोल्यूशंस है आपके, तो इट प्रोवाइड इन वेरी सिंपल मैनर दिस रिजोल्यूशंस। यहाँ पे काम करना बड़ा आसान होता है। सिंगलटन क्या बोलता है? एनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट one object is provided. ठीक है। अब प्रोटोटाइप क्या बोलता है? each request has different object, हर इसका अपना डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिलता है प्रोटोटाइप से। क्लाइंट जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा या रिक्वेस्ट करेगा ऑब्जेक्ट बनाने की, तो उसके सिंगलटन होगा तो वो एक ही ऑब्जेक्ट देगा, आप क्या मर्जी चाहे जितने करवा, ठीक है। और प्रोटोटाइप जो होगा वो आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट देगा, सिंगलटन एक ही देगा। तो इसका तरीका दोनों तरीके हैं, एनोटेशन भी है। जब मैं एनोटेशन पे काम चालू कर दूंगा तो इसी को फिर मैं एनोटेशन के थ्रू बता दूंगा। लेकिन इफ यू आर यूजिंग व्हाट XML, तो इसको देना बड़ा आसान सा काम है। अभी बाय डिफॉल्ट बेटे ये सिंगलटन होता है, बाय डिफॉल्ट इट इज सिंगलटन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सिंगलटन होता है अगर आपने कुछ नहीं भी दिया तो। लेट्स चेक कि क्या ये सिंगलटन है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए, मैं ये 2 बार बिन उठाता हूँ, एक पर्सन P और एक P1 के नाम से, ठीक है। मतलब मैं 2 बार ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, पैच कर रहा हूँ। ये देखिए पर्सन 2 का ही मैं अब 2 बार ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। और अभी इस लाइन की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ P डॉट गेट क्लास डॉट गेट गेट हैश कोड P डॉट हैश कोड ही ले लेते हैं। int cannot be converted to object।
टू स्ट्रिंग मेथड में हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो पी डॉट हैश कोड ले लेते हैं, पी मतलब ये, और सिमिलरली p1 डॉट हैश कोड भी ले लेते हैं और देखते हैं दोनों का वैल्यू क्या आता है। You can see both are same. It is the example of singleton. आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो सेम ऑब्जेक्ट ही देगा, है ना। हैश कोड दे रहा है मतलब वो बकायदा सेम लोकेशन जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा वही आपको रिटर्न बैक कर रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, आपको एक्सप्लिसिटली सिंगलटन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है श्रेयस। लेकिन अगर मुझे प्रोटोटाइप करना है, मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मेरे को नया ऑब्जेक्ट बनाए, वो हर रिक्वेस्ट के लिए नया ऑब्जेक्ट बनाए, तो मैं क्या करूँगा कि यही पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट यही बन रहा है ना, तो यहाँ पे जाके स्कोप इक्वल टू प्रोटोटाइप सिर्फ इतना लिख दूंगा, सिर्फ इतना लिख दूंगा। और यहाँ के मैं फिर से सेम प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ, यू कैन सी, ओके स्पेलिंग गलत हो गया, तो नो स्कोप रजिस्टर फॉर स्कोप प्रोटोटाइप, इस माहौल में है क्या? मैंने पी कैपिटल लिख दिया था। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट उसने डिफरेंट रिटर्न किए, इट इज अ प्रोटोटाइप, ठीक है। मैंने स्प्रिंग इतना आसानी से सिंगलटन प्रोटोटाइप कर देता है, जबकि नॉर्मल कोडिंग के थ्रू ये काम करने में हमको थोड़ा सा ठीक ठाक कोड लिखना पड़ता। तो इन दिस वे, मतलब इसी प्रोग्राम में मैंने ये बता दिया, छोटा सा चीज़ है इसलिए कि प्रोटोटाइप हम लोग यहाँ पे या सिंगलटन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सिंगलटन होता है। और अभी कोर जावा में बोलो या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में हम लोग सिर्फ सिंगलटन और प्रोटोटाइप ये दो ही चीज यूज कर सकते हैं, है ना। ये सेशन वगैरह हम आगे देखेंगे जब एमवीसी पे काम करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हेल्प नहीं आ रही है। ठीक है, डन। चलो अब इसमें और इससे ज़्यादा मैं चीज़ें हैंडल नहीं करवाता, मेरे को लाइफ साइकिल भी बताना है आपको। तो लाइफ साइकिल के लिए मैं नया बना लेते हैं, है ना। चाहो तो यहाँ भी बता सकता हूँ, क्या बोलते हो? नया बनाए। हाँ, तो पहले तो ये समझ लो, स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट, देखो हर एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल मेथड्स होती है ना। और लाइफ साइकिल मेथड का मतलब होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन लोड होती है उसके बाद इनिट मेथड सबसे पहले चलती है। एक होता है इनिट मेथड और एक होता है डिस्ट्रॉय मेथड। तो लाइफ साइकिल मेथड एक्चुअली ये दो ही को कंसीडर किया जाता है। आप सर्वलेट में भी देखेंगे तो इनिट भी था और डिस्ट्रॉय भी था। तो
इनिट मेथड जो कि जस्ट लोड होने के बाद सबसे पहला काम उसका रहता है कि वो एग्जीक्यूट होती है ना। अब यहाँ की बात करें, क्योंकि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो कंटेनर है, आईओसी कंटेनर, वो आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको इंस्टांशिएट करेगा। इंस्टांशिएट जैसे ही करेगा तो उसके बाद सबसे पहला काम होगा कि वो इनिट मेथड को इन्वोक कर दे। इनिट मेथड का काम क्या होता है कि कोई भी चीज़ें है, जैसे ड्राइवर लोड करना है, ये करना है, वो आप लोड करवा सकते हो। जो वन टाइम यानी कंस्ट्रक्टर जैसा काम आप उससे करवा सकते हो, ठीक है। और डिस्ट्रॉय मेथड जो होती है, ये आपके ऑब्जेक्ट को गार्बेजली कलेक्ट करने के पहले कॉल करता है। सर्वलेट में भी ऐसे ही होता है ना, कि डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है, उसके बाद चीज़ें गार्बेजली कलेक्ट हो जाती है। सेम यहाँ पे भी है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट मेमोरी से रिमूव करने के पहले डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है। तो ये लाइफ साइकिल मेथड को यूज करने के 2-3 तरीके हैं, है ना। देखते हैं हम दोनों तीनों तरीके। तो अगर आपको इन लाइफ साइकिल मेथड्स, अच्छा, स्प्रिंग के पास में खासियत यह है कि इसका ना कोई फिक्स नाम नहीं है। ये आप यूजर डिफाइंड लाइफ साइकिल मेथड बना सकते हो, यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो देखते हैं यूजर डिफाइंड लाइफ साइकिल मेथड कैसे बनाई जा सकती है और कैसे यूज किया जाता है। जस्ट, और आपको जब भी जरूरत होगी तब आप उसको बना लेना किसी प्रोग्राम में। तो मैं यहाँ पे, मैं इस पे बनाऊँ ना, लाइफ साइकिल, पैकेज का नाम चेंज कर दिया मैंने, न्यू पर्सन ऐप, और ये जो XML फाइल है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ और इसका नाम चेंज कर देते हैं। लाइव कॉन्फ़िग कर देते हैं, नाम कुछ भी हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है। तो मोस्टली 95% काम तो सेम ही है, जो इसलिए मुझे ना त्रास आ जाता है अलग अलग बनाने में, वही 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 वही, और काम छोटा सच करना है, ठीक है। पर्सन में अब डाटा कैसे दिया जा सकता है तो हमने देखा ही, मैं ज़्यादा डेटा नहीं देता। प्राइवेट इंट एज दे देते हैं, ठीक है। गेटर भी बनाई देता हूँ इसको, ठीक है।
तो आप चाहे ये यूज़ कर लो तरीका, ये यूज़ कर लो कोई, या ये यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अभी मैं पूरा ही उड़ा देता हूँ, अननेसेसरी कंफ्यूज मत करो। अच्छा, ये पड़ा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा की चीज़ें नेमिंग स्पेस पे जरूरी नहीं कि है तो यूज़ ही करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक बीन दे देते हैं और बीन में क्लास दे देते हैं और एक आईडी दे देते हैं। और p कोलन क्या नाम है, एज इक्वल टू, उसको भी एज दे देते हैं यहाँ पे। हो गया काम। आईडी PR फुल्ली क्वालिफाइड नेम, पर्सन। ठीक है, कोड को क्लीन ही रखते हैं ना। तो क्योंकि ये भी XML पैकेज के स्पेसिफिक पैकेज के अंदर है, तो हम लोग स्लैश क्या नाम रखा है हमने, लाइव config डॉट एक्सेल। गेट पिन, मैंने वहाँ पे पर लिखा ही, याद है, पर ही लिखा है ना मैंने, आईडी। ठीक है, ये भी हो गया। डॉट गेट एज, कोई ट्विस्टिंग मेथड दिया नहीं है मैंने, तो ये एज हमको दे देनी चाहिए, 25 दे रहा है। अब लाइफ साइकिल मेथड, ठीक है। अब लाइफ साइकिल मेथड में मैं यहाँ पे दो मेथड बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसका, वैसे तो बाय डिफॉल्ट मतलब इसका जो नाम होता है इनिट और डिस्ट्रॉय, लेकिन मैंने बताया कि स्प्रिंग आपको फैसिलिटेट करता है कि आप मेथड का नाम खुद भी दे सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट एक मेथड दे दिया, और स्टॉप एक
इनिशियलाइजेशन डिस्पोज, कुछ तो भी नाम देते हैं, नहीं कुछ तो भी प्रिंट करवा देते। स्टॉप मेथड चलेगी तो डिस्पोज और ये चलेगा तो इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो जो पहला तरीका जैसे मैंने बताया कि इसको कैसे पता चलेगा ना, नाम भी तो हमने अपने हिसाब का दे दिया, स्टार्ट स्टॉप कुछ भी हो सकता था। मैं यहाँ पे अनुष्का और क्या बोलते हैं आंचल दे दूँ, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन चलो अभी मैंने स्टार्ट स्टॉप दिया है, ये प्रीडिफाइंड नेम नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, दे देते हैं निष्का मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरी इनिट मेथड है, ये डिस्ट्रॉय मेथड है, लेकिन ये होगी कैसे वो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा। यहाँ आई एन लिखोगे तो इनिट मेथड आ जाता है। ठीक है, इनिट मेथड इक्वल टू, सिर्फ नाम देना है पुनिष्का, इससे समझेगा एक्चुअली वो कि वो जो मेथड है ये इनिट मेथड है। ठीक है, सिमिलरली डिस्ट्रॉय मेथड अच्छा, दैट्स इट, राइट। सिर्फ नाम देना है बेटा, ब्रैकेट भी नहीं लगाने मेथड के, मेथड के नाम देने, पुनिष्का आंचल। ओके, अभी मैं एक छोटा सा काम ये कर देता हूँ कि जो पर्सन में सेटर मेथड बनी है ना, यहाँ पे भी मैं एक मैसेज देता हूँ। सेटर इज कॉल्ड, फिर दिखाने के लिए सेटर कॉल क्या है। होना क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर ये इंस्टांशिएट होगा, मतलब कोई मेमोरी में कुछ इनिशियलाइज करना हो करेगा। देन होना ये चाहिए कि फिर इसके बाद यहाँ पे इनिट मेथड कॉल होगी। इनिट मेथड कॉल होने के बाद में आप जो मांगना चाहते हैं, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, आप अपना काम करवा सकते हैं। काम खत्म हो गया तो इसके बाद में फिर ये डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करेगा और फिर जाके ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट होगा। ये ऑर्डर है ना, तो आपकी जो इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड की ये पोजीशन, राइट। मतलब जो हम लोगों ने कोर जावा में फाइनलाइज मेथड वगैरह का काम देखा था ना, कि ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के पहले फाइनलाइज मेथड चलती है और
जो फॉरेन रिसोर्सेस है उनको फ्री करती है, तो वो काम हम डिस्ट्रॉय में करवाएंगे अगर यहाँ करवाना है तो, है ना। और इनिट मेथड में मतलब जो चीज़ इनिशलाइज करवाना है, काम करने के पहले कोई चीज़ इनिशलाइज होनी चाहिए कि ड्राइवर लोड हो जाना चाहिए, यूआरएल आ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी, वो आप इनिट में करवाएंगे। ठीक है, तो ये दो ही मेथड होती है आपकी लाइफ साइकिल मेथड, लेकिन इसमें खास बात, इसकी ब्यूटी ये है कि इट में बी यूजर डिफाइन। जैसे हमने अभी पुनिष्का और आंचल नाम की दो मेथड को इनिट और डिस्ट्रॉय कंसीडर किया, और वो हमने बताया कैसे अपने स्प्रिंग को, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके बताया कि जो इनिट मेथड है वो पुनिष्का है और जो डिस्ट्रॉय मेथड है वो आंचल है। तो यू कैन ट्रीट दिस टू मेथड एज ए इनिट एंड डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक है, आप चाहे तो एक्चुअल नाम जो है वो भी रख सकते हो, लेकिन कुछ भी रख सकते हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बताना पड़ेगा। अब यानी क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है, हालांकि तीन अलग अलग तरीके हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो अगर मैं एक्सएमएल का यूज़ करके लाइफ साइकिल मेथड चलाना चाहता हूँ तो दिस इज़ द वे, नाम कुछ भी रखो, यहाँ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं इनिट मेथड से डिस्ट्रॉय वाला काम करवाना चाहता होगा, है ना, क्योंकि इसने तो फैसिलिटी दे रखा है कि आप नाम कुछ भी रख सकते हो, तो ये वैसा आइडेंटिफाई नहीं करेगा। क्वेश्चन अच्छा था लेकिन नहीं करेगा। ओके, सो लेट्स चेक कि ये चला क्या रहा है ना। सेम प्रोग्राम को हम चलाते हैं, देखो ऑब्जेक्ट बना होगा, अब वो तो यहाँ नहीं दिखाएगा ना जो मैंने आपको बोला है। फिर उसके बाद उसने सेटर किया, मतलब इंस्टांशिएट कर दिया सारी चीज़ों को, यानी सेटर मेथड को उसने कॉल कर लिया, और उसके बाद आपका इनिशियलाइजेशन चालू हुआ, मतलब इनिट मेथड आपकी चल पड़ी। ठीक है, और इनिट मेथड चल पड़ी, और फिर आपने जो काम किया, काम क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट से उस वैल्यू को गेट किया है, तो 25 मेरे को दे दिया उसने, गेटर मेथड के थ्रू मैंने कॉल किया है ना, वो दे दिया। अभी आपको लग रहा होगा कि सर डिस्ट्रॉय मेथड तो इसमें चली नहीं है, तो डिस्ट्रॉय मेथड एक्चुअल में ऐसा नहीं चलती, उसके लिए एक हुक होता है, उस हुक को हमको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो छोटा सा काम करना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू यूज डिस्ट्रॉय मेथड, नॉर्मल तरीके से नहीं चलता, तो वो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो और जो रजिस्टर हुक करते हैं ना, तो वो उसकी जो मेथड होती है बेटा, वो इसमें नहीं होती, वो होती है इसी की एक पेरेंट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल एब्स्ट्रैक्ट लगा देना, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अभी तक बनाते आ रहे हैं ना, बस उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा देना, इफ यू वांट टू यूज डिस्ट्रॉय मेथड, क्योंकि इस क्लास के पास ही उसकी मेथड है जो डिस्पोजल को रजिस्टर करती है। ठीक है, और फिर हम उसको रजिस्टर कर देते हैं, तो ctx डॉट रजिस्टर शटडाउन हुक, देखो इधर ये कंटेक्स्ट के थ्रू रजिस्टर कर रहे हैं हम लोग शटडाउन हुक, ये कहीं भी कर सकते हो, ये मैं यहाँ पे जस्ट इसके नीचे ही कर देता हूँ। अगर ये लाइन लिख दिया आपने, तो अब आपकी डिस्पोजेबल मेथड या डिस्ट्रॉय मेथड जो भी है वो आपकी चलेगी। तो दिस इज मैंडेटरी, टू कॉल डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक है, मेरे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं थी, लेकिन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल नहीं हो रही थी क्योंकि उसको हुक करना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन शटडाउन हुक को रजिस्टर करना पड़ता है, तो रजिस्टर शटडाउन हुक करना है। और जैसे ही इसको मैंने इतना काम किया और फिर रन करता हूँ, तो मेरी डिस्पोज मेथड भी
चल गई, डिस्ट्रॉय मेथड भी चल गई। ठीक है, ओके, डन। ये हो गया पहला तरीका जिसमें आप XML में ये बताते हो, है ना, इसमें बता देते हो। एक तरीका होता है जिसमें आप ऐसा नहीं देते, उसमें इंटरफेस यूज किया जाता है। इसकी मैं एज कर देता हूँ 35। ठीक है, ये पुराना वाला तरीका मैंने कमेंट में रखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। अब कैसे पता चलेगा, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है ये मेथड देने का, ये तो अब यहाँ पे तो बेटा वो है इंटरफेस वाला तरीका, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पर्सन क्लास में इम्प्लीमेंट करूँगा दो इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स, इनिशियलाइजिंग बिन और डिस्पोजेबल बिन। इनिशियलाइजिंग बिन और डिस्पोजेबल बिन, ये दोनों को मुझे करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। ये दूसरा तरीका हो गया, उससे मिक्स मत करना, आप आइदर ऑफ वन यूज करेंगे तो ये करेंगे। अब सीधी बात है, इनके पास में इनकी अपनी खुद की एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी क्योंकि ये इंटरफेसेस है, उसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे हम अपने मन से नहीं लाते मेथड, यहाँ हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो देखेंगे ये दो मेथड मिल गई। आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट, यानी सेटर मेथड के बाद चलने वाला मतलब इनिट मेथड, यू कैन कंसिडर इट एज ए इनिट मेथड, और इसका नाम ही इसने डिस्ट्रॉय रख दिया है। तो यहाँ पे अब ये दोनों आपके अलग अलग काम कर रहे हैं। ये डिस्ट्रॉय में मैं ये इसको डाल देता हूँ। तो चूंकि आपने यहाँ पे इंटरफेस लिया है तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको ये जो मेथड देगा वो मेथड यूज करना है। और देखो इसने भी अपना नाम क्या रखा हुआ है, आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट और डिस्ट्रॉय, जो लिखा है वो लिखा है, क्योंकि अब इंटरफेस है तो हमको तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये इनिट मेथड वगैरह नहीं लिखा है ना। तो अब इसको चला के देखते हैं, नहीं एक मिनट, हाँ यही है ना पर्सन, यार ठीक है। It also work. It also work. Right? हाँ वो रख दिए, लेके चले जाओ। इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने,
रजिस्टर हो कभी भी हमको चाहिए होगा, अदरवाइज डिस्पोजेबल मेथड नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या काम किया, ये दो इंटरफेस को आपको याद रखना है कि अगर, या फिर याद नहीं भी रहा तो गूगल से पूछ सकते, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट जब तक इंटरव्यू है थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना है। इनिशलाइजिंग बीन, डिस्पोजेबल बीन, ठीक है, ये दोनों बीन को इम्प्लीमेंट कर लेना है, बोथ आर इंटरफेसेस। और वो जैसे ही करोगे तो फिर आपको ये मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ओवरराइट कर लोगे तो खुद ही आ जाएगी वो, है ना। अब इसमें एक तीसरा तरीका है लाइफ साइकिल मेथड को चलाने का। मैं इसके लिए ना नया क्लास बना देता हूँ बेटा, फिर ताकि ये बना रहे। इसको मैं पर्सन 1 कर देता हूँ। और पर्सन 1 पर्सन जैसे ही बना के रखते हैं, ये इतना काम तो वही कर देते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका है द मोस्ट एडवांस वे, दैट इज एनोटेशन। तो एनोटेशन में आपको यहाँ पे आप मेथड कोई भी बना सकते हो, जैसे आपने बनाया था, इनफैक्ट ये ले लेता हूँ मैं तुम्हारी मेथड ही। ठीक है, अभी तीसरा तरीका है कि आप इसको लाइफ साइकिल मेथड बना सकते हो विदाउट यूजिंग XML। इसको मैं पर्सन 1 कर दूं, रहने दो, इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, और ये पर्सन 1 कर देते हैं, इसमें दे देते हैं 45। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एनोटेशन यूज करने पड़ते हैं, प्रीफेच एंड पोस्ट कंस्ट्रक्ट। जो हमारी ये मेथड होती है ना, पोस्ट कंस्ट्रक्ट यानी कंस्ट्रक्ट होने के बाद, यानी ये इनिट मेथड के लिए लिखा जाता है एनोटेशन पोस्ट कंस्ट्रक्ट। ठीक है, और एक होता है प्री डिस्ट्रॉय, यानी डिस्ट्रॉय होने के पहले, प्री डिस्ट्रॉय। ठीक है, लेकिन ये दोनों एनोटेशन में आप लोग देख रहे हैं कि एरर आ रही है ना। रीजन ये है बेटा कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, अगर आप JDK 8 तक काम कर रहे हो तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। अभी मैं इसमें अगर कंट्रोल स्पेस बार देखे इसकी ये भी मांगू तो नो सजेशन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि JDK 9 में उसने बोला है कि JDK 9 ऑनवर्ड जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इस कंस्ट्रक्ट को, बट इट डजंट मीन कि इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ऑफकोर्स किया जा सकता है। हमको एक जार फाइल ऐड करनी पड़ेगी अलग से, नहीं तो JDK 8 में आपको कोई जार फाइल ऐड करने की जरूरत नहीं होती थी, ये सपोर्ट करता था, है ना। तो JDK 9 ऑनवर्ड, अब हम तो JDK 17 पे काम कर रहे हैं, है ना, तो इस वजह से हमको ये एरर दे रहा है। तो इस एरर से ओवरकम करने के लिए आपको एक जार फाइल लानी है, डाउनलोड javax डॉट एनोटेशन
हाइफन API, यही आ गई 1.3.2 डॉट जार। ठीक है, ये जार फाइल को आपको डाउनलोड करनी है। कहाँ है भाई? जार फाइल, भाई ये आएगी कहाँ से? मॉर्निंग रिपोजिटरी। एक मिनट मैं वहीं पे देखूँ कुछ, यहाँ से ले लेता हूँ। माविन दे नहीं भाई, जावा 2S दे देगा अपने को। ये है javax डॉट annotation API 1.3.2 डॉट जार। ठीक है, ये कीप करने के लिए बोल रहा है, कीप कर लो। ठीक है, ये जार फाइल आ गई है डाउनलोड्स में, इसको मैं ऐड कर